आपका स्वागत है। पंजाब में जिस तरीके से किसान आंदोलन का असर पंजाब के निकाय चुनाव में देखने को मिला, इस सिलसिले में हम बदायूं के ज़िला अध्यक्ष ओमकार सिंह से पूछेंगे। कांग्रेस को पूरी की पूरी सीटें पंजाब में आई हैं, उनका क्या नज़रिया है? देखिए, आज जो ये 3 काले कानून मोदी सरकार के द्वारा लाए गए हैं, उनमें सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली और आज भी लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ा हुआ है। और इसका असर आपको जो अभी फ़िलहाल में पंजाब में निकाय चुनाव हुए उसमें देखने को मिला कि वहाँ पर 80% लोग किसान हैं और उसका असर धीरे धीरे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में भी जा रहा है। क्योंकि अगर किसानों के साथ कोई खड़ा हुआ है, किसानों की बात किसी ने कही है, तो वो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी जी हैं। और किसी पार्टी ने किसानों की बात नहीं कही। और जहाँ तक दूसरी पार्टियां हैं जो प्रदेश स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की, वो केवल यूपी तक महदूद हैं और यहाँ तो वो योगी मुर्दाबाद करते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में जाके मोदी जिंदाबाद करते हैं। और किसानों की बात कहने में उनको डर लगता है, क्योंकि उनको सीबीआई का तोता दिखा दिया जाता है। कहीं उनके पिछले कारनामों को उजागर करने की कोशिश ये सरकार करती है। लेकिन हमें गर्व है अपने नेताओं पर कि अगर मोदी में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत है तो राहुल गांधी में है। और इसी का असर है कि पंजाब में हमारी सरकार, हमारी निकाय में हमारी सत्ता आई। और आगे आने वाला वक्त हम लोग भी अब किसानों के बीच जा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी जा रही हैं, ये उत्तर प्रदेश में निकली हैं वो। और किसान चौपाल पंचायत हम लोग तहसील स्तर पर कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर पर कर रहे हैं। किसानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से बगैर संसद में बहस कराए मोदी ने ये तीनों कानून पास कर दिए। अपने केवल अंबानी और अडानी अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून। अगर किसानों के हित में होते तो किसान हाथों हाथ लेते। आज किसान इतना समझदार है, पंजाब के किसान बहुत समझदार हैं। और ये बात अब उत्तर प्रदेश में भी आती जा रही है और हर किसान घर में पहुंचती जा रही है कि ये काले कानून जो हैं वो किसान विरोधी हैं और किसानों को गुलाम बनाने वाले कानून हैं। अभी आपने देखा होगा कि पंजाब में वहाँ की एक उम्मीदवार ये कह रही हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ करी है कांग्रेस ने तो जीती है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है, ये प्रश्न उठते रहे हैं और अब तो आप बताइए, मोदी, भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में भी सत्ता में है, उसके लोग ही उठा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर लगता है कि, मैं ये नहीं कहता कि ईवीएम में कोई घपला हो सकता है, हुआ है, और ये तो गॉड नोज बेटर या जो इंजीनियर हैं टेक्निकल वो बता सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपके लोगों को परेशानी है तो निश्चित रूप से हटा दीजिए ईवीएम को और वोटिंग उससे चुनाव कराइए जैसे पहले चुनाव होते थे। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ से इस ईवीएम की शुरुआत हुई थी वहीं पे ख़त्म कर दिया गया है। जापान जैसे देश में ख़त्म है, कई कंट्रीज ने इसको शुरू किया फिर ख़त्म कर दिया। कहीं ना कहीं कुछ क्या इस चुनाव का जो है पंजाब के चुनाव का 2022 में जो यूपी में चुनाव हुए उसको देखते हुए आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इसका असर आप 2022 का चुनाव कह रहे हैं विधानसभा का, मैं जो हमारे आगामी पंचायत चुनाव आने वाले हैं इसमें भी प्रदेश में देखने को मिलेगा कि मैं गांव-गांव जा रहा हूं, लोगों किसानों का दर्द सुन रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को तो किसान वोट करने वाला नहीं है। अच्छा, बात करें बदायूं की कांग्रेस कमेटी की, तो बदायूं की जो कांग्रेस की कमेटी है, जहाँ यहाँ के कार्यकर्ता हैं, उनके बारे में ये है कि वो काम नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूँ कि अब हमारे पार्टी में मॉनिटरिंग बहुत हो रही है। हम जो भी संगठन खड़ा कर रहे हैं उसको मॉनिटरिंग हो रही है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कमेटी बनी और कमेटी में कुछ लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। और इसके हमारे समय पर पर्यवेक्षक आते हैं और वो रिपोर्ट भेजी जा रही है कि कौन इस समय काम कर रहा है, कौन नहीं काम कर रहा है। क्योंकि हमने पंचायत स्तर तक संगठन खड़ा कर लिया है। 127 न्याय पंचायत हैं, 136 में 136 खड़े हो चुके हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है आपकी, कुछ लोग इसमें खाली पद के लिए आ गए हैं, उनकी भी सफाई निश्चित होगी। क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने ये नियम बना रखा है, जो काम करेगा वही पद पर रहेगा और जो काम अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप दिल्ली जाते होंगे, कांग्रेस आई के दफ्तर में बैठते होंगे, तो वहाँ कुछ ना कुछ बातें ऐसी चलती होंगी 2022 के चुनाव में कि गठबंधन होगा यूपी में, नहीं होगा कांग्रेस का किसी से। इसके बारे में कोई बातचीत ऐसी कुछ पता चली आपको दिल्ली में? देखिए, नहीं, मैं हमारी जो नेताओं से, हम अपने बड़े नेताओं से संपर्क में हैं और सबसे ज़्यादा जो हमारी प्रभारी हैं
महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बहन प्रियंका गांधी जी, उनका साफ कहना है कि हम किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे और निश्चित रूप से जो हमारी प्रभारी जी कहेंगी वही उत्तर प्रदेश में एप्लीकेबल होगा। आज की ज़रूरत जो है उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन की है। मेरा मानना ये है कि सबको साथ लेके ही आप जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, क्योंकि भाजपा के पास एक ऐसा विकास कार्य उनके हाथ में है जिससे उनको जीत निश्चित लगती है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये नहीं मानता विकास कार्य तो आपकी बात से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। और निश्चित रूप से उन्होंने एक जो जहर खोल रखा है धर्म की राजनीति का, जी वो यही मेरा कहना है आपसे। विकास तो उन्होंने दूर दूर तक नहीं है। आज जीडीपी कहाँ आ गई है, आज तेल के डीजल और ये सब कहाँ पे हैं। विकास तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने धार्मिक भावनाओं का जहर जरूर लोगों में घोला है। लेकिन एक स्थिति होती है कि आज पराकाष्ठा पे वो चीज़ पहुँच गई है, अब आदमी को धर्म से ज़्यादा अपने पेट की भी आवश्यकता है। तो मेरा मानना ये है कि देखिए, हमने गठबंधन करके देखा और गठबंधन करके हमारे नेताओं ने जो देखा उससे हमें नुकसान ही हुआ। तो मेरा मानना तो यह है कि हम लोगों को गठबंधन नहीं करेंगे, निश्चित रूप से एकला चलो की राजनीति पर चलेंगे। और हमारा मानना यह है कि पार्टी दो ही विचारधाराएं हैं, दो ही राजनीति हैं, दो ही राजनीति करने के रास्ते हैं। या तो एक धार्मिक जहर घोलने वाली पार्टी है और एक सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। आखिरी सवाल ये है आपसे कि देख रहे हैं कि केंद्र ने इन दिनों गैस पे और तेल पे बढ़ोतरी कर दी है, और जिससे कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, घरेलू जो सिलेंडर से काम लेती हैं, अपनी रसोई चलाती हैं, उसका बजट बिगड़ गया। इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मैं ख़ास तौर से मेरी भी परिवार है, परिवार में जब रेट बढ़ते हैं तो उसका असर गृहिणी पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। और निश्चित रूप से इस बार जो गैस के रेट, तेल के रेट, आज डीजल भी एक ऐसी चीज़ है जो किसानों के और हर चीज़ में काम में आता है, और गैस भी हर घर में जलती है, तो हर परिवार पे इसका आर्थिक संकट पड़ा है। और ये आने वाले चुनाव में इनको झेलना पड़ेगा कि किस तरीके से। आप ये जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, जनता खुल के क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, आप एक बात माने कि वो तो जनता है। आप आज भी देखिए, किसान आंदोलन में कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों को हाउस अरेस्ट किया गया। आप एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर इस सरकार के खिलाफ कोई बात कहता है तो उसको राष्ट्रद्रोही बोल दिया जाता है। तो आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जैसे पहले हमारी भी सत्ता रही, उसमें सबका अधिकार था। ये सभी लोग कभी गैस सिलेंडर लेके निकलते थे, कभी कुछ करते थे, कभी सब, और करना विपक्ष का काम करना होता है। लेकिन बट आज इस सरकार ने एक तरीके से अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है कि अगर आप उनके हिसाब की बात नहीं करेंगे और उनके साथ देने की बात नहीं करेंगे तो वो आप राष्ट्रद्रोही कहलाए। तो ये हमारी आवाज़ में आज आपने देखा कि देश में जो तेल की कीमतों पे केंद्र सरकार ने जो भारी बढ़ोतरी की है, यहाँ के आवाम पर उसका क्या असर पड़ा है, ये आपने आज जाना। देखते रहिए हमारी आवाज़ आप तक। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ के चैनल YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।